नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम हिंदी के प्रथम निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत पाठ को पढ़ेंगे। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक सवाल भी करते हैं आगे कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। फिर उसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। मतलब हम लोग लुंज पुंज से एक कोने में बैठे होते, हम दूसरी इंद्रियों का प्रयोग करते, एक दूसरे से इशारे में बात करते, लेकिन हमारे पास जो अभी हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सामने अपना सुख दुख बांटते हैं, वह सारी चीजें हम नहीं कर पाते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि वाक शक्ति के अपने फायदों में स्पीच भी है और बातचीत भी है। स्पीच और बातचीत में अंतर है, आगे उन्होंने इसे बताया है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावहन वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। लेखक कह रहे हैं कि स्पीच में जिस तरह हम लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन, साहबान, मजलिस का उपयोग करते हैं, बातचीत करने समय हम इस तरह से कुछ नहीं करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम सीधे सीधे अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखते हैं। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। लेखक कह रहे हैं कि स्पीच में जिस प्रकार हम अपने वक्तव्य को बोलने के बाद तालियों की उम्मीद करते हैं, बातचीत में ऐसा कुछ नहीं होता। जब स्पीच हम बोलते हैं तो उसमें हम ऐसे कथनों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम चाहते हैं कि लोग सुनने वाले तालियां बजाएं, लेकिन बातचीत करने में ऐसा हम नहीं सोचते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आई हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जिस प्रकार हम स्पीच में जब बोलते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जिस जगह पे हम बोल रहे हैं, जिस स्थान पर हम बोल रहे हैं, वहाँ सुनने वालों के मन में हम जोश भर दें, उत्साह भर दें, लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम जिससे बात करें आपस में हमारा मन एक दूसरे से मिले, और हल्की सी मुस्कुराहट ही वहाँ काफ़ी होती है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि बातचीत करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए खाना, पीना, चलना, घूमना। और बातचीत करने से हमारे अंदर का जो भी दुख है, जो भी दर्द है, वो भाप बनकर बाहर निकल आता है और हमारा मन शांत हो जाता है।
चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। लेखक कहते हैं कि जिन्हें बातचीत की लत लग जाती है वो घंटों बैठ करके गप मारते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे इसके पीछे उनका कितना भी बड़ा काम हर्ज ही क्यों ना हो, लेकिन वे इसका मजा उठाना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुंह देखने को नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस शायद रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। 16 साल तक एक कमरे में बंद रहने के बाद भी जब रॉबिन्सन को पहली बार बोलने का, किसी के सामने आने का मौका मिला तो वो जंगली भाषा में ही बोला, लेकिन बोला। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। लेखक कहते हैं कि जिन प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे से मिलकर बात करने का अवसर नहीं मिला, वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बात करने के लिए कितने लालायित रहते हैं, कितने उत्साहित रहते हैं, उनके मन में कितनी लालसा रहती है। वे एक दूसरे से सिर्फ पत्र चिट्ठी के द्वारा बात करते हैं, मैसेज के द्वारा बात करते हैं। वो चाहते हैं कि सामने होकर के एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के भाव को समझें, जानें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में देखते हैं, हम जिससे ज्यादा बात करते हैं, जिससे ज्यादा मिलते हैं, हम उनके सामने अपने गुणों को प्रकट करते हैं, दोषों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ बेन जॉनसन का कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हमारा साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे। साक्षात्कार का अर्थ है यहाँ पर कि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, खुल के एक दूसरे को एक दूसरे के सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम एक दूसरे के गुण और दोषों को नहीं जान सकते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो गई। कहा भी है कि जब 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आते जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अक्सर देखा गया है जब 2 लोग बात करते हैं तो ज़्यादा खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं, और जब तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, जब तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है, तो 2 व्यक्ति या तो अपने बात को बदल देंगे या वे चुप हो जाएंगे। और जब वे अपने बात को बदलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा उन दोनों को कि हम जो बात कर रहे थे वो हम तीसरे के सामने नहीं रखें। वे बात को बदलेंगे, चुप हो जाएंगे और सामने वाले को मूर्ख बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूसरा ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरों में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार गर्म दूध के पास ठंडे पानी को अगर रख दिया जाए तो धीरे धीरे दूध ठंडा होने लगता है और पानी गर्म होने लगता है, और एक ऐसा समय आता है जब दोनों समान लगने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब
अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमारे पास बैठा है जो कम बोलता है, तो हम भी उसके पास बैठे अगर हैं तो धीरे धीरे उसका वो गुण हमारे अंदर भी आ जाता है। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो एक त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई होगी। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब 2 लोग के बीच में बात होती है तो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। जब तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है तो वो जुड़ाव थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन जब चौथे आदमी की एंट्री वहाँ होती है तो वह बातचीत उस तरह का बातचीत नहीं रह जाता। वहाँ फॉर्मेलिटी हो जाती है, वहाँ संजीदगी आ जाती है और एक दूसरे से लोग मर्यादित होकर बात करने लगते हैं। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। राम रमोवल का अर्थ होता है जहाँ 4 से अधिक लोग बात कर रहे हों, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, परदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। लेखक कहते हैं कि जब 2 बूढ़े आपस में बात करते हैं तो उनके बात करने का विषय उनके समय का होगा और आज के समय का होगा। वो अपने समय को अच्छा बताएंगे और आज के समय को कुछ और। आगे लेखक कहते हैं कि पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दीगरे नस्त अक्खरपन की चर्चा छेड़ेंगे। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके बीच अगर बातचीत हो रही है तो वे महान महान लेखकों की चर्चा करेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा है। लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियां जब आपस में बात करती हैं तो उनके बातचीत का जो ढंग है वो अलग ही है, बहुत दिलचस्प है और इस रस को वही समझ सकते हैं जो कभी उन्होंने किसी 2 लड़कियों को बात करते हुए देखा होगा, सुना होगा। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। जब 2 बूढ़ी आपस में बात करेंगी तो ऐसा लगेगा या तो वे किसी की शिकायत करेंगी या फिर बात करते करते अपनी बिरादरी की बात करते करते आपस में ही लड़ बैठेंगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्से हैं। लेखक कहते हैं कि हर उम्र के लोगों की बातचीत जो होती है उसका तरीका अलग होता है, उसका उद्देश्य अलग होता है, उसका विषय अलग होता है। सब अपने अपने उम्र के हिसाब से बात करते हैं। 2 लड़कियां अलग तरह से बात करती हैं, 2 लड़के अलग तरह से बात करते हैं। जो पढ़ने में तेज़ है उसके बातचीत करने का तरीका कुछ और होता है, जो पढ़ने में तेज़ नहीं है वो बातचीत कुछ और ढंग से करता है। 2 बूढ़ों के बीच में अलग तरह से बात होती है। तो बातचीत करने का बहुत किस्म है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है,
लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। लेखक कहते हैं कि इस तरह से हम देखते हैं बात करने का अनेक ढंग है और अनेक प्रकार हैं। यूरोप के लोग में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बात करने की कला। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आएगा ही नहीं। लेखक कहते हैं कि मंडली में जो सुहृदय गोष्ठी होती है उसमें जब बातचीत होती है उस गोष्ठी में, तो उस बातचीत करने का अलग ही ढंग होता है। मुर्गे और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उस गोष्ठी में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें पंडिताई घोषित करता है। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों के बीच से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उसने जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष की ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती रहेगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 के नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ 25 साल से ऊपर के लोग और 25 साल से नीचे के लोग की बात यहाँ पर लिखा करते हैं और कहते हैं कि 25 साल के नीचे के लोग जब बात करते हैं तो उसमें मिठास कुछ ज़्यादा ही रहता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक होने की बहुत आवश्यकता है। फरीक का अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। पर हम सब तो दुनियादारी ही है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न होती तो शिष्टाचार में त्रुटि होती। दिलजोई का अर्थ होता है ढाढ़स देना या दिलासा देना। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और न जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव। लेकिन आजकल लोग जल्दी किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। लोग फ़ोन पे ही एक दूसरे से बात करते हैं और लोग चाहते हैं कि हम जल्दी ना किसी के घर जाएं ना हमारे घर कोई आए। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। आज जो हमारे समक्ष जो समस्या पैदा हो रही है डिप्रेशन की, अवसाद की, तो ऐसे में हम इस लेखक द्वारा कहे गए इस बात को अमल कर सकते हैं कि हम अपने आप से बात करें, हम लोगों को न ढूंढें, अपने आप से सवाल करें, अपने आप में जवाब ढूंढें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है
जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो कुछ ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर एक किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मनुष्य के मन की हालत गिरगिट की भांति हो गई है, वह बदलता रहता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए रंग दिखाया करती है, अर्थात हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारा जो मन है, वह गिरगिट की भांति रंग बदलता रहता है। यही कारण है जिसके आधार पर लेखक ने मन को प्रपंचों की जड़ माना है, उसको आईना भी बताया गया है। संसार में जितने भी छल, प्रपंच, झूठ, फरेब हैं, वे सब इसके माध्यम से देखे जा सकते हैं। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, बरसों के अध्याय के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य। लेखक कहते हैं कि इन सारे दुर्गुणों से बचने हेतु व्यक्ति का जो जीवा है उस पर नियंत्रण परम आवश्यक है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। लेखक कहते हैं कि सारे दुर्गुणों से बचने के लिए अगर हम अपने जीभ पर नियंत्रण पा लेते हैं तो क्या होगा, हमारे जो मनोविकार हैं वो भी नियंत्रित हो जाएंगे। हम अपने भीतर मनोवृत्ति या नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो शत्रु का भाव ही समाप्त हो जाएगा। हम वार्तालाप में रस भी ले सकेंगे और नवीन संसार की रचना भी करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें जो कुछ भी बोलना है सोच समझकर बोलना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बातचीत निबंध में भट्ट जी ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाक शक्ति का सही से प्रयोग करने की हम सभी को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बातचीत करने के कई तरीके भी इस निबंध में बताए हैं और यह भी बताया है कि बातचीत करने से एक खास तरह का आनंद मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करने से हम अपने अंदर के क्रोध को नियंत्रित करते हैं और हम बिना किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए इसका आनंद उठा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने भट्ट जी द्वारा रचित बातचीत निबंध को पढ़ा और आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।